बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज लेक्चर नंबर 21 है और आज मेरा मौक़िफ़ सिर्फ पास पेपर की डिस्कशन का है, इस चैप्टर के मीटिंग के चैप्टर का जो हमने साथ साथ नहीं डिस्कस किए। उसकी रीज़न थी एक इंटेंशनली कि आप एक दफ़ा पढ़ लो फिर ताकि उस डिस्कशन करने का फ़ायदा हो जाएगा। तो अब इंशाल्लाह बस उस पास पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपने लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये बड़ा ब्रीफ सा लेक्चर होगा। वैसे भी ईद है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूँ ताकि ईद आप लोग अपने बाकी चीज़ें मैनेज कर सको इसके साथ साथ। सो बेटे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 है। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ VX लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर है 8, पेज नंबर है 165। कहते हैं द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ VX लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी वाज कन्वेन्ड एंड ऑन 30th May 2012। हाउएवर ओनली 4 शेयर होल्डर टर्न अप टू अटेंड द मीटिंग। अब देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोरम डिस्कस होने जा रहा है और वो कहते हैं 4 लोग प्रेजेंट हुए हैं, तो कहता है एक्सप्लेन हाउ VX should deal with the above situation in the light of Companies Act 2017। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो हमने कोरम को 2 हिस्सों में पढ़ा था। एक को हमने कहा था लिस्टेड कंपनी और एक को हमने कहा था नॉन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड के केस में क्या था, 10 मेंबर प्लस 25% ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है, और हमने जो नॉन लिस्टेड थी उसके बारे में कहा था कि 2 मेंबर प्लस 25% ऑफ द वोटिंग पावर। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये तो लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? कम से कम 10 मेंबर, और उनकी वोटिंग पावर कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25%। तो यहाँ पे वो कहता है कि 4 लोग आए हैं अटेंड करने मीटिंग, तो क्या करें? और मीटिंग कॉल हुई है और ऑब्वियसली ठीक है एनुअल जनरल मीटिंग AGM कॉल हुई है, तो कहता है क्या करें? तो जनाब हमें समझ आ रही है कि कोरम प्रेजेंट नहीं है, हम कोरम का इंतज़ार करेंगे। अगर ठीक है, अगर कोरम नहीं आता, कितनी देर में नहीं आता जी? आधे घंटे में कोरम नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 2 ऑप्शन होती थी, लेकिन इसमें से तो एक वाली राइट ऑप्शन है। कौन सी? कि हम एडजर्न कर देंगे मीटिंग। एडजर्नमेंट का क्या सिनेरियो है? अगले वीक के लिए सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, और सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी, तो हम मीटिंग को एडजर्न कर देंगे फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। और अब दूसरी मीटिंग पे देखेंगे, एडजर्न मीटिंग पे, कि वहाँ पे भी अगर कोरम प्रेजेंट ना हुआ हाफ एन आवर में, तो कम से कम 2 लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है। हम उसी को कह देंगे कि ये कोरम है इस मीटिंग का। तो यही बातें उसने यहाँ पे आपके साथ शेयर की हुई हैं। ठीक है, इसके सोल्यूशन में अगर आप गौर करें तो पहले उसने डिस्कस किया है कि कोरम क्या होगा, कोरम कितनी देर में आना चाहिए, ठीक है, और अगर कोरम नहीं आता तो हम मीटिंग को एडजर्न कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 पास पेपर का क्वेश्चन। फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 है जी, पास पेपर की डिस्कशन है इसके एक और। जज़ाकल्लाह बेटे, थैंक यू। प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 में कहते हैं An extraordinary general meeting of Mastermind Technology Limited (MTL), a listed company, was scheduled to be held on 31st October 2009 में हमारी ये schedule हुई है। कहते हैं the director adjourned the meeting for the next week as the quorum was not present within 15 minutes of the scheduled time। हमें ये बात तो समझ आती है कि अगर ये EOGM है लिस्टेड कंपनी की, ठीक है, और एडजर्न हुई है, सपोज डायरेक्टर ने कॉल की होगी तो एडजर्न हो गई, तो हमें ये बात तो समझ आती है कि 15 मिनट तो कहीं पे भी नहीं है। कोरम प्रेजेंट ना हो तो हम 30 मिनट तो फिर भी इंतजार करते हैं, ये तो 15 मिनट के बाद ही क्या कर रहा है? एडजर्नमेंट कर रहा है। तो ये एडजर्नमेंट ठीक नहीं है। लेकिन जरा आप भी सवाल पढ़ते हैं आगे, हमें पहली डेफिशिएंसी तो नजर आ गई। Based on the provision of Companies Act 2017, you are required to comment on the following. Number 1, the decision of the director to adjourn the meeting, assuming the meeting was called upon the requisition of the member। ले जी, दूसरी डेफिशिएंसी भी मिल गई। हमें ये पता है कि मीटिंग दो तरह से मीटिंग कॉल की जाती है, या तो डायरेक्टर या मेंबर। और अगर मेंबर ने बुलाई हो तो फिर दोबारा एडजर्नमेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेंबर ने कॉल की हो तो डिसॉल्व हो जाती है, डायरेक्टर ने कॉल की हो तो एडजर्न होती है। तो पहली गलती कि मेंबर ने कॉल की थी तो इसे एडजर्न नहीं होना, ये डायरेक्टर का डिसीजन गलत है, ये डिसॉल्व होगी और वो भी आधे घंटे बाद। आधे घंटे का टाइम फ्रेम होता है कोरम के लिए। ठीक हो गया। दूसरी बात, बी क्लॉज, बी पार्ट, सॉरी, द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर टू एडजर्न द मीटिंग अज्यूमिंग द मीटिंग वाज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर। हाँ, अब डिसीजन ठीक है कि डायरेक्टर ने कॉल की हुई थी तो हम एडजर्नमेंट कर देंगे, लेकिन आधे घंटे बाद। पहली गलती तो वहीं पे है ना, आधे घंटे वाली के 15 मिनट बाद एडजर्न हो रही है। ना ना ना, आधे घंटे बाद एडजर्न कर देंगे। नंबर सी पार्ट, मेरे ख्याल में मेरी बातें समझ आ रही हैं। नंबर सी पार्ट, द इम्पैक्ट ऑफ द एडजर्नमेंट ऑन द वैलिडिटी
and rights of proxy which were deposited with the company before adjournment। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अभी तक जो मेरी डिस्कशन हुई है वो ये डिस्कशन हुई है, प्लीज़ समझ लीजिएगा कि अगर मीटिंग डायरेक्टर ने बुलाई हो, ये बात मैंने पहले भी स्केचेस बता दिए हैं इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा था, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए, अगर डायरेक्टर ने बुलाई हो तो फिर ये एडजर्न हो जाती है अगर कोरम ना हो या किसी और एलिमेंट की वजह से। लेकिन अगर मेंबर्स ने बुलाई हो तो मेंबर्स की मीटिंग बेटा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है। और एक बात और, इन सब में 30 मिनट्स का ख्याल रखा जाएगा अगर ये कॉरम की बात हो रही है, क्योंकि कॉरम 30 मिनट के बाद। अच्छा, अब दूसरी बात क्या वो कहता है, अब उसने उन्हें कहा कि देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि मीटिंग पे आओ, डिस्कशन करो जो दिल में आए, लेकिन मीटिंग पे डिसीजन उस वक्त होगा अगर तुमने उसका नोटिस दिया होगा। यह बात हम करते हैं, अज्यूम करें आज मीटिंग थी 1 जुलाई 2022 पे, मीटिंग किसी रीजन की वजह से एडजर्न हो गई और मीटिंग की नेक्स्ट मीटिंग, या मैं यूं कहूं एडजर्न मीटिंग का जो टाइम मिला दैट वाज से 8 जुलाई 2022। ये एडजर्न मीटिंग का टाइम है। इस मीटिंग का अगर मैं बात करूं नोटिस तो 21 दिन पहले चला गया होगा, 21 डेज बिफोर इस मीटिंग का नोटिस चला गया होगा, ठीक है, ऐसे ही है। इस मीटिंग के नोटिस के साथ, इस मीटिंग के नोटिस के साथ आपने भेज दिया होगा जो भी आपने रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन है तो उसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आपने भेज दिया होगा। लेकिन अगर आप भूल गए किसी वजह से और आपने वो रेजोल्यूशन नहीं भेजा, लेकिन लकीली मीटिंग भी एडजर्न हो गई, तो अब आप चाहते हैं कि इस मीटिंग पे जब एडजर्न मीटिंग 8 जुलाई को आए तो मैं इस रेजोल्यूशन को पास करवा लूं, तो फिर आसान हल ये है कि ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो 7 दिनों का टाइम फ्रेम है, आप इसके अंदर अपना रेजोल्यूशन दे सकते हैं, ताकि जब वो रेजोल्यूशन या ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, आप ये दे सकते हैं ताकि जब ये डिस्कस होगा एट द एडजर्न मीटिंग, जब ये डिस्कशन हो जाएगी तो फिर यहां पे पास भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो जरा पढ़ता हूं अब इस सवाल को। सवाल में वो कहता है द इंपैक्ट ऑफ द एडजर्नमेंट ऑन द वैलिडिटी एंड राइट ऑफ प्रॉक्सी विच वर डिपॉजिटेड विद द कंपनी बिफोर एडजर्नमेंट। जी हमने प्रॉक्सीज फाइल कर दी, सॉरी, इंपैक्ट ऑफ द एडजर्नमेंट ऑन द वैलिडिटी एंड राइट ऑफ प्रॉक्सीज विच वर डिपॉजिटेड विद द कंपनी बिफोर एडजर्नमेंट। से पहले आपसे प्रॉक्सीज फाइल होगी तो उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा ना। तो मैं इसका सी पार्ट पढ़ता हूं। द प्रॉक्सी डिपॉजिटेड बिफोर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग शेल स्टैंड वैलिड फॉर द एडजर्न मीटिंग। जो भी मीटिंग, ऑब्वियस बात है जो इस पॉइंट पे प्रॉक्सीज अपॉइंटेड थे वो अगली पे भी अपॉइंटेड रहेंगे। A proxy shall be entitled to attend and vote instead of a member appointing him and have such rights in respect of speaking and voting at the adjourned meeting as are available to such man। अच्छा, मैंने समझा ये वाली डिस्कशन होने लगी है, माजरत मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ये भी अगले पेपर में ये डिस्कशन होगी, चलें इसको याद रख लें जो मैंने समझाया। लेकिन अच्छा एक इस बात और भी अच्छी बात याद रख लें कि जो इस मीटिंग के लिए जितने प्रॉक्सीज के राइट्स थे बेटा वो इस मीटिंग के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉक्सीज जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं वो इस मीटिंग के लिए इनवैलिड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 कहता है द 21st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नोक झोंक लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 20th अगस्त। टू ऑफ द स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स जो हैं मतीन एंड राघव वर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, से खुश नहीं हुए। 1 week आफ्टर द मीटिंग, 1 वीक के बाद, दे सबमिटेड अ कंप्लेंट टू द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन को कंप्लेन कर दी, रिक्वायरिंग हिम टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द 21st। तो उन्होंने कहा कि भाई इस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दे दें। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द मतीन एंड राघव वुड सक्सीड इन देयर कंटेंशन। भाई वो कब कामयाब होंगे? भाई वो बेवकूफ़ हैं, वो चेयरमैन को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? उनको किसको करनी चाहिए? अगर उनके पास 10% की औकात है तो वो कोर्ट को कंप्लेन करें, कोर्ट में केस फाइल करें, ठीक है, पिटीशन फाइल करें कोर्ट को। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मीटिंग। और वो तो वो 7 दिनों में कर रहे हैं, वो ठीक है। तो वो 7 दिनों में बजाय चेयरमैन को कंप्लेन करने के, अगर वो 10% की वोटिंग पावर रखते हैं दोनों मिलाकर या कोई एक बंदा भी, तो वो जाके कंप्लेन करे कोर्ट को। तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई है। और कोर्ट को अगर लगा कि ये वाकई ही प्रोसीडिंग्स जो हैं ये राइटफुल प्रोसीडिंग्स नहीं थी
इसमें इरेगुलरिटी थी तो वो क्या करेगा, वो उस प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दे देगा। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, पास पेपर की टेस्टिंग है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत मैं यूं कहूं कि एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, और ये कैफ लेवल का पास पेपर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अल्फला लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2020 to transact several ordinary and special businesses such as election of director. मल्टीपल काम करने हैं, ordinary और special businesses परफॉर्म करने हैं AGM के ऊपर। Under the provision of Companies Act 2017, list the information which must be included in AL's notice of AGM, जिनको AGM के नोटिस में शामिल हो जाना चाहिए, to be published in the, which must be included in AL's notice of annual general meeting to be published in the newspaper. Your answer should cover all the aspects which must be included or to be included in or be annexed to the notice of AGM. जी जनाब कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस, चूंकि ये कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो इसने नोटिस भेजने के साथ साथ पब्लिश भी करना है, तो वो कहता है आप देख लेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस नोटिस का हिस्सा होनी चाहिए। अब दो तरह के बिजनेस कंडक्ट करने हैं, पहला ऑर्डिनरी बिजनेस, सेकेंडली स्पेशल बिजनेस। तो जरा स्पेशल वाले पे बात कर लेते हैं, बड़ा आसान है बात करना। क्यों? क्योंकि स्पेशल बिजनेस का हमें पता है कि आपको एक स्टेटमेंट एनेक्स करनी पड़ेगी जिसमें आप डिटेल बताएंगे कि भाई किस किस्म का बिजनेस होने जा रहा है, डायरेक्टर क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं, क्या बिजनेस करने जा रहे हो, ऐसा ही है। फिर रेजोल्यूशन पास करनी तो आपको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी भेजना पड़ेगा स्पेशल बिजनेस के केस में, तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी भेज देंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान बातें थी जो हमने इसके हवाले से कर ली। अच्छा, अब बात आती है नोटिस के हवाले से, तो नोटिस के हवाले से नहीं, सॉरी, इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के हवाले से उसने बात की। तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में क्या करते हैं, हमने एक बात पढ़ी थी जब हम डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ रहे थे कि आपने नोटिस के साथ स्पेसिफाई करना होता था क्या, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स्ड फॉर इलेक्शन एंड नेम ऑफ द रिटायरिंग, के जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स कितने हैं और कितने लोगों का नाम आप लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि वो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सो दो बातें मैंने कर ली, नंबर वन स्पेशल रेजोल्यूशन की, और वो क्या थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटमेंट सारे अटैच हो रही है और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी साथ जाएगा अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है। और दूसरी बात डायरेक्टर के हवाले से। तो ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में कुछ नहीं, बस नोटिस में नेम, टाइम, प्लेस, ये चीज़ें मेंशन हो जानी चाहिए कि हम इस किस्म, क्योंकि हमने बहुत डिटेल को स्टेटमेंट तो अटैच करनी नहीं होती, तो नेम प्लेस एंड डेट डिसाइड हो जाए कि किस जगह मीटिंग होने जा रही है, क्या टाइम है, क्या प्लेस है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा आप एक, अगर आपको याद हो तो हमने एक बात पढ़ी थी कि वैसे यहाँ पे बात ऐड करनी भी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए, तो हमने 10% वाला रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आप 10% की किसी मेंबर के पास ऑप्शन हो तो हम औकात हो तो हम उसको वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस हवाले से अगर किसी को प्रोवाइड करनी है, फिर मैंने कहा था नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म आखिर में अटैच हुआ होता है खुद ब खुद, तो प्रॉक्सी फॉर्म जा रहा होगा। तो ये 2-3 बातें हैं जो आप जर्नल के हवाले से कर सकते हो। क्लियर हो गया ऑर्डिनरी बिजनेस के हवाले से, ठीक हो गया। फिर एग्जाम्पल 18 भी बड़ा एक खूबसूरत क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बारीक सी बातों के ऊपर उसने डिस्कशन की और बड़े प्यारे तरीके से उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली, आप लोगों से पूछ ली। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 11/25 10 नवंबर को। सर्टन शेयर होल्डर हैव लॉज्ड फॉलोइंग कंप्लेंट्स विद द कंपनी सेक्रेटरी, और हमारा पार्ट ए है कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेंट। हमने इसके बारे में कमेंटिंग करनी है। क्या कमेंट करें जी, जरा देखते हैं। नोटिस ऑफ द एजीएम वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम थ्रू ऑल्दो दे आर रेजिडेंट इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द कंपनी, और हमने एड्रेस भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो बेटा अगर आपको याद हो तो जब हम नोटिस की प्रोविजंस पढ़ रहे थे तो ये बात पढ़ी थी कि जर्नल ओमिशन या एक्सीडेंटल ओमिशन जो है ये कंपनी की गलती नहीं होती, हो सकता है कोरियर से मिस्टेक हो गई हो सकता है वैसे ही ना पहुंचा हो, आपने कोरियर कर दिया हुआ है। अगर कंपनी की तरफ से कोरियर कंप्लीट है तो ये इनवैलिड नहीं होती मीटिंग, और ना ही ये नोटिस इनवैलिड होता है। तो एक्सीडेंटल ओमिशन की तरफ इशारा दिलाया जा रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम्हारा एड्रेस भी पाकिस्तान में है, लेकिन एक्सीडेंटल ओमिशन के हम जिम्मेदार नहीं है बीइंग अ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द मीटिंग कुड नॉट कमेंस एट द स्केड्यूल्ड टाइम ऑफ 11 इट बिकम इनवैलिड एंड शुड बी कॉल्ड अगेन। भाई 11 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, 11:25 तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो इनफैक्ट ये
इट बिकम इनवैलिड, ये इनवैलिड हो गई और उसको दोबारा होना चाहिए। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं थी। हमने ये बात ज़रूर पढ़ी हुई है कि कोरम 30 मिनट के अंदर अंदर अगर प्रेजेंट हो जाए, 30 मिनट में अगर ना हो तो फिर एडजर्न होती है, वरना एडजर्नमेंट या नहीं हो या डिसॉल्व होती है, वरना नहीं। 30 मिनट, और मीटिंग तो 25 मिनट में स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब है इट वाज ऑल गुड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डर गलत बात कर रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी प्यारी बात की तरफ जरा आपको ज़रा दिमाग दिलाना चाह रहा हूँ आपका। अगर आप देखो, सिंस द मीटिंग कुड नॉट कमेंस एट द स्केड्यूल टाइम, लेकिन अगर मैं इसमें से ये बात इन्फर कर लूँ कि 25 मिनट तक आपका चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ही नहीं आया या चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग ही नहीं आया, इसलिए मीटिंग नहीं हुई, तो वो तो 15 मिनट बाद हम चेयरमैन बदल लेंगे, मीटिंग उसकी वजह से प्रॉब्लम में नहीं आती। जरा मेरी बात गौर करो, 15 मिनट तक चेयरमैन ना आए, हम चेयरमैन बदल लेते हैं, मीटिंग एडजर्न नहीं करते। मेरी बात समझ आ रही है? जबकि कोरम अगर 30 मिनट तक प्रेजेंट ना हो तो हम मीटिंग को या तो एडजर्न कर देते हैं अगर डायरेक्टर ने हो, और अगर डायरेक्टर ने नहीं मेंबर ने बुलाई हो तो हम डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट जी, कहता है रेजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग वाज अप्रूव्ड बाय द शो ऑफ हैंड, हाउएवर अ पोल शुड हैव बीन कैरिड आउट। हमने ये बात पढ़ी थी कि पहला डिसीजन किससे होगा? शो ऑफ हैंड से, और उसके बाद फिर हम पोलिंग पे जाएंगे। अगर किसी को शो ऑफ हैंड पसंद ना आए तो हम पोलिंग पे चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए बिफोर कि उसका डिसीजन हो जाए आपने फौरन से पहले कहना है कि हमें कबूल नहीं है शो ऑफ हैंड, गो फॉर द पोलिंग बिफोर ऑन और बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑन द पोल बाय शो ऑफ हैंड। ये बात हमने इस तरह पढ़ी थी कि भाई रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अगर रिजल्ट हो गया तो वो फाइनल है। तो यहां पे वो कह रहे हैं रेजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग, पास हो चुकी है जनाब, अब पोलिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो शेयर होल्डर की कंप्लेन थी ये भी इनवैलिड कंप्लेन थी। आगे चलते हैं, कहते हैं मिस्टर हामिद है who voted for a resolution was who voted for the resolution was represented through a proxy which was deposited at 5:01 PM after office hour, यानी 8 तारीख को ऑफिस के बाद जमा कराई है, तो अब तो ये जमा काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, टाइम स्टार्ट नहीं होगा। सिंस 9th जो है वो पब्लिक हॉलीडे है, और अगर आप गौर करो तो 10 को टॉप देखो, बिल्कुल मीटिंग कब हो रही है हमारी AGM 11:25 पे 10 नवंबर को। इसका मतलब है 8 को दिया, 8 को वैसे ही ऑफिस आवर के बाद दिया तो 9 से काउंटिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन 9 को छुट्टी थी, वो भी शामिल नहीं हुआ क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पार्ट डे हॉलीडे और एनी पार्ट ऑफ द डे दोनों काउंट नहीं होते, तो वो दोनों काउंट नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, 10 तारीख को वो मीटिंग आ गई। अब अगर मैं काउंट करूं भी कि सुबह सपोज 11 बजे तक, तो 11 घंटे बनते हैं, तो बाकी ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 48 आवर्स मुकम्मल नहीं हुए, तो वंस अगेन ये प्रॉक्सी जो है ये वैलिड नहीं है। द कंडीशन ऑफ, कहते हैं द कंडीशन ऑफ डिपॉजिटिंग द प्रॉक्सी एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग वाज नॉट मेट। तो बिल्कुल ठीक है, हु वोटेड फॉर रेजोल्यूशन रिप्रेजेंटेड थ्रू अ प्रॉक्सी। अच्छा, तो प्रॉक्सी इनवैलिड थी बेटे, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है क्योंकि प्रॉक्सी इनवैलिड थी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुई 48 आवर्स पहले, तो अगर ऐसी बात इजाजत दी गई है उसको वोट डालने की तो ये गलत था। मिस्टर गुलाम हु होल्ड्स 100,000 शेयर वाज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रॉक्सीज। जनाब हमने ये बात पढ़ी थी कि 2 प्रॉक्सीज हो ही नहीं सकती, ना 2 प्रॉक्सीज हो सकती हैं और ना ही 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सीज सबमिट हो सकते हैं, और अगर ऐसे हुए तो दोनों ही इनवैलिड समझे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक इनवैलिड होगा और एक को छोड़, नहीं, दोनों ही इनवैलिड समझे जाएंगे। लास्ट बात, JKM Limited holding 20,000 share of the company was represented by Mr. Wahid। JKM चूंकि कंपनी का शेयर होल्डर है, किसी इस कंपनी का किसका, ट्रेड TL का, ठीक है, TL का शेयर होल्डर है, उसके बाद 20,000 शेयर है, बट चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है JKM, तो उसने क्या किया, मिस्टर वहीद को अपॉइंट कर दिया। क्या, हु इज नाइदर अ डायरेक्टर नॉर एन एम्प्लॉय। ना मिस्टर वहीद डायरेक्टर है JKM का, ना एम्प्लॉई है, लेकिन मिस्टर वहीद को अपॉइंटमेंट कर दी है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? तो हमने पढ़ा था कि अगर बोर्ड इजाजत दे दे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दे, तो कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल कैन रिप्रेजेंट अ कंपनी, एनी इंडिविजुअल कैन रिप्रेजेंट अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो कोई भी इंडिविजुअल, उसके लिए मिस्टर वहीद का एम्प्लॉय होना या मिस्टर वहीद का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, और आखिर में बी पार्ट था, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कोर्ट में डिक्लेयर द रेजोल्यूशन पास्ड इन द अबव मीटिंग ऑन द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग इज वैलिड। तो हमें पता है कोर्ट कब डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड, जब 10% की औकात हो और 30 दिनों के अंदर अंदर आप क्लेम फाइल कर देंगे, जनाब हमें मीटिंग में इरेगुलरिटी है, हमें ये मीटिंग कबूल नहीं, तो वो मीटिंग को कैंसिल, पूरी इन मीटिंग को इनवैलिडेट कर सकता है, उसकी प्रोसीडिंग्स को। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अगले सवाल पे आ जाएं प्लीज।
एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन 19 है, मिस्टर दानिश होल्डिंग 13.5% शेयर इन एबीसी लिमिटेड गिव नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन टू द कंपनी ऑन 22 मई को उसने नोटिस दिया है, प्रपोजिंग टू अपॉइंट M&T एसोसिएट इन द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कि वो शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग की जगह पे M&T को अपॉइंट करना चाहता है। ठीक है जी, कहते हैं अब ये रेजोल्यूशन कौन दे रहा है? मेंबर। हमने पढ़ा हुआ है रेजोल्यूशन देने के लिए उसकी औकात कितनी होनी चाहिए? 10% की, और कि अगर रेजोल्यूशन डील करता है EOGM की उस मीटिंग के हवाले से तो रिक्विजिशन के साथ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर रिक्विजिशन वाला नहीं है, क्योंकि उसने खुद बोल दिया ABC लिमिटेड की होल्डिंग 30, दिस इज ऑन द कंपनी, रेजोल्यूशन ऑन द कंपनी अपॉइंटिंग दिस, ठीक है। अच्छा, अभी उसने बताया नहीं है रेजोल्यूशन। अच्छा ठीक है, चलें आगे चलते हैं। I get that proposing to appoint this. The resolution was to be considered at the annual general meeting scheduled for May 30th. 30th मई पे वो मीटिंग होने जा रही है जिस पे उसने कंसिडर होना है। और क्या होने जा रही है? एनुअल जर्नल मीटिंग। ज़रा गौर करो इस सवाल में, सारी जो इसकी जान है ना वो इस एक लाइन के अंदर है। द रेजोल्यूशन वॉज टू बी कंसिडर्ड एट द एनुअल जर्नल मीटिंग। और भाई वो खुद बता रहा है कि मैं कौन सी मीटिंग के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ? AGM के ऊपर। क्या EOGM का जिक्र किया? नहीं। उसने कहा AGM होने जा रही है 30 तारीख को और 22 तारीख को मेंबर जो है वो रेजोल्यूशन पास करें। तो बेटा जरा दो बातें गौर करो। 30 तारीख को 30th कौन सी है जी? मई। 30th मई को होने जा रही है AGM और मेंबर्स चाहते हैं कि इसके अंदर अपना कोई रेजोल्यूशन पास कर दें। तो उन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो कंपनी को भिजवा दिया 22 मई को। हमने प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ी थी कि अगर मेंबर ने कोई रेजोल्यूशन पास करना हो तो दो तरीके हैं। अगर तो उन्होंने EOGM के लिए अपना रेजोल्यूशन भिजवा रहे हैं और EOGM कॉल की है, मेंबर ने अपनी रिक्वेस्ट पे, तो रिक्विजिशन के साथ ही अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भिजवा दें। लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये AGM होने जा रही है, इसका मतलब ये वाला केस तो अप्लाई ही नहीं होता। तो फिर एनी अदर केस में क्या था? एनी अदर केस में उन्होंने बोला था कि 10% की औकात और 10 दिन पहले। तो क्या ये 10 दिन बनते हैं? नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये रेजोल्यूशन जो उन्होंने भिजवाया, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, वो कंप्लायंस में नहीं था और कंपनी रिफ्यूज करना चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है, तो जरा प्लीज अब एक दफा सोल्यूशन पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे मैंने कंक्लूड किया, मैंने इसको कैसे कंक्लूड किया, और जब मैंने ये कंक्लूड कर लिया तो मैं एनी अदर केस में आया तो मुझे पता लग गया 10% और 10 दिन। तो मुझे फिर देखा, मैंने कहा 10% तो है, 13.5% उसने कहा है ना मुझे, तो 10% तो है मेरे पास। इसका मतलब ये वाली शर्त तो पूरी होती है, 10% वोटिंग पावर तो है मेरे पास। ये 10 दिन नहीं है, ये 10 दिन का प्रॉब्लम है। क्लियर हुई बात की जी? चलो अब जरा सॉल्यूशन पढ़ो। इसके बाद जी अगला एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 20। जरा आ जाइए उस पर, देखते हैं क्या कहता है वो। मैंने कहा था मैं कुछ एरियाज डिस्कस कर लूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए कि क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 20, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मैजेस्टिक लिमिटेड ML इंटेंड टू चेंज द कंपनीज नेम। कंपनी का नाम चेंज करना चाहता है बोर्ड। They are of the view that such a change would help in rebranding and rebuilding the image of the company. उनको लगता है कि ये चेंज जो है कंपनी का इमेज बेहतर कर देगा। In this regard, the board has directed the company secretary to call a journal meeting on priority basis in order to obtain the member approval. तो बोर्ड ने कंपनी सेक्रेटरी को कहा जल्दी से फौरन से पहले एक जर्नल मीटिंग कॉल कर लो, हमें मेंबर की अप्रूवल चाहिए। बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, मेंबर की अप्रूवल चाहिए। Considering the urgency of the matter, company secretary has advised the board that required approval under the law may be taken from the member by getting the resolution passed through circulation. तो सेक्रेटरी ने अपनी नया शोशा छोड़ा, उसने कहा कि जनाब हम ये सर्कुलेशन से भी काम करा सकते हैं। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज whether ML can get the resolution passed by its member through circulation, क्या वो मेंबर से सर्कुलेशन के थ्रू ये डिसीजन करवा सकता है? तो उसने अब जरा देखना पड़ेगा। हमें लॉ ने ये समझाया था कि भाई लिस्टेड कंपनी ना हो, ये कौन सी है? लिस्टेड तो नहीं है। फिर उसने कहा था कि प्राइवेट कर सकती है या पब्लिक कर सकती है, लेकिन उसने साथ लॉ ने ये भी समझाया था कि पब्लिक के केस में मेंबर मैक्सिमम कितने हो? 2 से 50 से ज्यादा, 2 to 50, यानी 50 से ज्यादा ना हो।
तो यहां पे हमें पहली शर्त ये है कि एमएल ऐसा कर सकती है रेजोल्यूशन पास। अगर एमएल एक पब्लिक कंपनी है लेकिन उसके मेंबर 50 से ज्यादा ना हो तो वो ये काम कर सकती है, तो वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स है कुछ। तो कहते हैं स्टेट स्पेसिफाई द प्री एंड पोस्ट रिक्विजिट्स which may be taken care of in order to ensure that the resolution passed through circulation by the member of ML is valid। तो फिर जरा ये बता दीजिए कि उसे कौन सी रिक्वायरमेंट्स पहले और बाद में मीट करनी पड़ेंगी कि वो रेजोल्यूशन पास हो जाए। तो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं भाई? उसके साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए जब मेंबर के पास पहुंच जाएं, उससे बगैर ना हो और मेंबर उस पर अप्रूवल दे रहा हो। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे उसके साथ मौजूद होने चाहिए जनाब जब उनके पास वो पहुंचे। ठीक हो गया। और दूसरी बात, अच्छा जी, और यही रेजोल्यूशन जब ये पास हो जाएगा तो फिर ये भी कहा गया था कि वंस एक दफ़ा मेंबर ने सिग्निफाई कर दी अपनी अप्रूवल या डिसअप्रूवल तो वो फाइनल है, वो चेंज नहीं हो सकती। और जब एक दफ़ा डिसीजन हो गया तो ये मीटिंग का डिसीजन समझा जाता है और अगली आने वाली मीटिंग के मिनट्स बुक का हिस्सा बन जाता है। तो ये पोस्ट रिक्विजिट्स हो गई। ठीक है जी, क्लियर? दोनों को क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अच्छा चले आगे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा चले मैं एक और बस करा देता हूँ, ये लास्ट, उसके बाद आप बाकी तो कर ही लेंगे। 21 प्रैक्टिस क्वेश्चन कहता है जी, ऑन 26 सितंबर 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ DFL डक फर्टिलाइजर लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, उसने बता दिया कि अनलिस्टेड है, पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल होता है, देखते हैं। इन इट्स रिसेंट बोर्ड मीटिंग हैज अप्रूव्ड अ शॉर्ट टर्म लोन टू KL, ठीक है, वन ऑफ द एसोसिएटेड कंपनी। बोर्ड ने, DFL ने एक लोन अप्रूव किया है शॉर्ट टर्म अपनी KL एसोसिएटेड कंपनी के लिए, टू मीट हिज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर विच शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब शेयर होल्डर की हमें अप्रूवल चाहिए। DFL's एनुअल जनरल मीटिंग इज scheduled टू बी हेल्ड इन मार्च 2021। आज सितंबर है और AGM होनी है मार्च में जाके। जरा डिसीजन समझो, हमने तो वैसे ये भी पढ़ा हुआ है। देखो जी, पहली कंपनी है DFL। DFL ने इन्वेस्टमेंट की है, लोन दिया है किसको? अपनी एक एसोसिएटेड कंपनी KL को। KL, DFL ने KL को लोन दिया है। अब ये एसोसिएटेड कंपनी है और अगर लॉ ने बताया हुआ एसोसिएटेड कंपनी हो तो किसकी अप्रूवल से होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन से। हमने तो ये चैप्टर भी पढ़ लिया हुआ है जनाब। स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर से होता है, तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगा, इसका मतलब है। ठीक है, अब इसका मतलब मेंबर की मीटिंग चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज बात हो रही है, सितंबर में ये डिसीजन हो रहा है और मेंबर की AGM आनी है, मेंबर्स की मीटिंग जो है, और मेंबर की मीटिंग का क्या नाम होगा? AGM। वो आनी है मार्च में। तो क्या मार्च तक इंतजार करें कि मार्च में जाके ये डिसीजन करवाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे जरा देखते हैं। कहता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल टू DFL फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। तो कहता है जरा बता दें कि शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी हो तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके अलावा। तो बेटा कोई बात नहीं, AGM बहुत दूर है, AGM ना करो, EOGM कॉल कर लो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अलावा क्या ऑप्शन मौजूद है? हम ये पब्लिक अनलिस्टेड है, उसने देखो बड़े घोट के नाम लिया, पब्लिक अनलिस्टेड। इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं कि पब्लिक अनलिस्टेड के मेंबर 50 से अगर कम है तो ये सर्कुलेशन से भी तो पास करा सकते हैं, तो ये EOGM भी कॉल कर सकते हैं, ये सर्कुलेशन से भी तो पास करा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो उसने कहा जरा बता दो, ब्रीफली डिस्कस कर दो, आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन मौजूद हैं, या तो मैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर लूंगा या मैं EOGM कॉल कर लूंगा। आगे क्या कहता है? कहता है स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल इन ईच ऑप्शन आइडेंटिफाइड इन ए अबव। कहते हैं जो आपने ऊपर ऑप्शन बता दिए ना, मैं 2 रास्ते दिखा दिए हैं, अब इन 2 रास्तों के बारे में हमें गाइड भी करें कि ये 2 रास्तों के अंदर कहता है जी प्रोसीजर्स डिफाइन करें। तो वो हमने पढ़े हुए हैं, वो डिस्क्रिप्टिव एरिया है कि इसका अगर सर्कुलेशन से पास करनी है तो क्या करेंगे, ठीक है, और अगर EOGM कॉल करनी है तो क्या करेंगे। तो ये दोनों बातें तो हमने पढ़ी हुई हैं। मकसद था यहाँ तक पहुँचना, इस बात किस केस को समझना। केस को बड़ा देखो समझने का क्या तरीका है, उसने एसोसिएटेड बनाई, स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर बता दिया कि AGM तो बहुत दूर है, तो हमें पता लग गया EOGM। ये तो सब बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, ये वाला भूल जाते हैं बच्चे, सर्कुलेशन वाला। बेटा याद रखो, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के केस में 2 चीज़ें हैं,
प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, लेकिन पब्लिक अनलिस्टेड, ठीक है। और उसके केस में हमने पढ़ा था उसके मेंबर जो हैं वो लेस देन 50 हों। और प्राइवेट के अंदर तो लॉ ने ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि उनके मिनिमम मेंबर जो हैं वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50। तो ये 2 कंपनीज हैं जो सर्कुलेशन से भी रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं। इसके साथ ही आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसकी जितनी केस स्टडीज़ मेरे ड्यू थी मैंने वो भी डिस्कस कर ली। आगे अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।